हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इंटरव्यू। तो दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो दोस्तों, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल क्यों इम्पॉर्टेंट होता है और वो प्री इन्वेस्टिगेशन में कितना काम आता है, यही आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं आज के वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। फर्स्ट वन अरेस्ट, सेकेंड वन इज रिमांड, थर्ड वन इज बेल और फोर्थ वन इज डिस्चार्ज ऑफ एक्यूज एंड फाइव वन इज ट्रायल। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे कि अरेस्ट, जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल क्या होता है। तो इसीलिए हम लोग सेक्शन 41, 40, 41A और 43 एंड सेक्शन 60, ये सेक्शन आपको जाके रीड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है कि अगर आप महिला हो तो आपको पूछा जाएगा, अगर किसी भी महिला को अरेस्ट करना, अरेस्ट की प्रोविज़न तो आपको दी गई है 41A, 43 कि मैजिस्ट्रेट कब अरेस्ट कर सकता है, कॉमन मैन कब अरेस्ट कर सकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। बट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल इम्पोर्टेंट क्यों होता है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये सेक्शन होने के बाद में आपको, अगर आप महिला हो तो आपको पूछा जाएगा कि महिला को अरेस्ट करना होगा तो कौन सा सेक्शन यहाँ पे अप्लाई होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे 46 सेक्शन नंबर है सीआरपीसी का, वो आपको एक बार पढ़ लेना जरूरी है। और अरेस्ट के बारे में यहाँ पे 3 इम्पोर्टेंट केस विच इज़ गिवन इन सीआरपीसी। पहला केस होता है डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट, यहाँ पे वेस्ट बंगाल, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। सेकेंड केस है अर्नेश कुमार, यहाँ पे अर्नेश कुमार में कि अरेस्ट आपको कैसे करना है और कौन सी गाइडलाइन फॉलो करनी है, डीके बसु है। एंड देन आपका अभी रिसेंट वाला जजमेंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सत्येंद्र कुमार। ये 3 इम्पोर्टेंट केस जो है, 3 इम्पोर्टेंट केसेस हैं, वो आपको एक बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देन हम लोग आते हैं कि यहाँ पे रिमांड कहीं पे भी, अरेस्ट भी कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अरेस्ट नहीं दिया गया है, पर प्रोसेस क्या होती है वो दिया गया है। रिमांड का मीनिंग क्या होता है वो नहीं दिया गया है। बट रिमांड इज़ नथिंग बट सेंड बैक इन द कस्टडी। सेंड बैक इन द कस्टडी मतलब होता है कि आपको यहाँ पे सेक्शन 167 ऑफ द सीआरपीसी कहता है, अगर यहाँ वो आपको पढ़ लेना है। देन आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे, पीसीआर, एमसीआर, पुलिस कस्टडी रिमांड एंड मैजिस्ट्रेट कस्टडी रिमांड, ये हो जाते हैं। बट थर्ड वन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ट्रांजिट रिमांड होता है। ट्रांजिट रिमांड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अरेस्ट के बारे में कहाँ पे डिफाइन किया गया है, ये अगर सीआरपीसी में नहीं दिया गया है, बट रिलेवेंट सेक्शन में आपको बता देती हूँ, सेक्शन 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो एक बार वही से आपको मीनिंग तय करना है। रिमांड में इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, सेक्शन 57, 80 और 309। ये 3 इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, वो भी आपको याद कर लेने हैं। और कब पीसीआर दिया जाता है, कब एमसीआर मांगा जाता है, ये सारी चीज़ें पब्लिक प्रोसिक्यूटर के इम्पोर्टेंट रोल में डिवाइड होते हैं। देन यहाँ पे ट्रांजिट बेल का मैंने ऑलरेडी, ट्रांजिट जो रिमांड होता है वो भी मैंने डिस्कस कर दिया। देन आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑल्सो ऐड करने हैं, 437 एंड 439 इन द प्रेजेंट ऑल्सो दैट, मतलब कब प्रेजेंट इम्पोर्टेंट है और नहीं है, उसमें भी केस लॉ आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो जाता। और बेल का सेक्शन तो आपको पता है कि बेल में यहाँ पे रेगुलर बेल कब मांगा जाता है, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल कब ग्रांट की जाती है, एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है, डिफ़ॉल्ट बेल क्या होता है, ये आपको एक बार पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे कोई भी सबूत नहीं मिलता है या कोई भी प्रूफ यहाँ पे अगेंस्ट ऑफ एक्यूज नहीं होता, तो डिस्चार्ज ऑफ द एक्यूज होता है, कि कब डिस्चार्ज ऑफ एक्यूज होगा ये आपको सीआरपीसी में देखना है। एंड देन आपका अगर एक्यूज के ऊपर ऑफेंस मतलब लाइक प्रूव हो गया तो आपका ट्रायल कैसे चलेगा, देन ट्रायल प्रोसेस इज कम इन टू द पिक्चर। तो ये सारी चीज़ें व्हाट इज़ द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर में आती है, तो आपको एक बार सीआरपीसी में पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर फॉलोइंग।
my channel and supporting me. Thank you.